जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बाद देशद्रोह के आरोपी छात्र अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर भी आज अपनी फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जैम की स्क्रीनिंग के लिए जेएनयू पहुंच गए, जहां वामपंथी छात्रों ने अनुपम का जमकर विरोध किया। अनुपम खेर ने भी देश विरोधी नारे लगाने वालों पर जमकर हमला बोला। कहा, देश विरोधी नारे लगाने वाले हीरो कैसे। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय में वामपंथी संगठन आइसा के नुक्कड़ नाटक में संघ का मखौल उड़ाने के बाद एबीवीपी के छात्रों के साथ भिड़ंत हो गई, तो देश के नामी शिक्षण संस्थान अब सियासत का अखाड़ा बने हुए हैं। इसलिए आज जो कुछ सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, क्या देश के नामी शिक्षण संस्थान मोदी समर्थक और मोदी विरोधी में बट गए हैं? क्या शिक्षण संस्थानों में राजनीति पढ़ाई को बर्बाद कर रही है? इन तमाम सवालों के मैं जवाब खंगालूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ये देश में सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय का नजारा है। वामपंथी छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ता आरएसएस का माखौल उड़ाते हुए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। देखते देखते ही इस नुक्कड़ नाटक का विरोध करने के लिए बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यकर्ता आ गए और फिर नामी गिरामी यूनिवर्सिटी के छात्र 2 गुटों में बट गए और बवाल शुरू हो गया। अब ये देश का सबसे विवादित यूनिवर्सिटी कैंपस जेएनयू, यहाँ भी डफली लेकर वामपंथी छात्र संगठन के छात्र होली से पहले ही होली मना रहे हैं, क्योंकि अदालत ने देशद्रोह के 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। और शाम होते ही एबीवीपी के एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के नए नए प्रशंसक और बॉलीवुड के कलाकार अनुपम खेर पहुंच गए और अनुपम खेर का छात्रों के एक गुट ने विरोध कर दिया। आज यहाँ आया हूँ कि ताकि लोगों का जो जेएनयू के प्रति जो शिफ्ट हुआ था वापस क्रांति पर आ जाए, वापस देशभक्ति पर आ जाए। उम्र भर अपने ही गिरे बांस से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साय से डराता क्या है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या देश के नामी शिक्षण संस्थान मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों में बट गए हैं? सवाल ये भी है कि क्या शिक्षण संस्थानों में राजनीति पढ़ाई को बर्बाद कर रही है? सैयदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके वरिष्ठ नेता, तजुर्बे में वरिष्ठ, मैं हमेशा उनका इसी तरह से परिचय करता हूं, लेकिन उम्र में अभी बहुत ही युवा, शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, संघ विचारक राकेश सिन्हा और जाने माने समाज शास्त्री जेएनयू में पढ़ाते हैं बद्री नारायण जुड़ चुके हैं। बद्री नारायण, मुझे ये बताइए कि आज जो ये जश्न की मैंने तस्वीरें दिखाई, होली, वक्त से पहले होली मन रही थी जेएनयू में, ये जो छात्र हैं, क्या इन्होंने कोई गोल्ड मेडल जीता है, यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, कोई कमाल की थीसिस लिख दी, कोई किताब लिख दी, देश के लिए मेडल ले आए, या वर्ल्ड T20 उठा कर ले आए, हरा दिया किसी को? किस बात की होली मन रही थी? नहीं, देखिए संदीप जी, इसको अगर देखें तो एक तरह से ये जो आज जमानत मिली है, तो जमानत मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको भी एक रिलीफ मान रहे हैं, तो ये रिलीफ की होली, तो इसलिए होली मनाएंगे? ये रिलीफ की होली है। ये जेएनयू में होगा, एक शिक्षण संस्थान में होगा। शिक्षण संस्थान में होली तो मनते रहते हैं, लेकिन होली एक कारण से मन रहा है, तो उस कारण पर बात की जानी चाहिए कि, और कारण जो है वो ये है कि लगातार स्टेट इंटरवेंशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बढ़ रहा है, और स्टेट पेटनेज जो मिल रही थी अब तक, ये आजादी के नारे लगाते हैं। कितने पैसे देता है जेएनयू का छात्र हॉस्टल में रहने के लिए? महीने का खर्चा कितना आता है? लेकिन नहीं, एक चीज बताइए तो मुझे, कितना खर्चा आता है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक इसके आंकड़े छप चुके हैं, जेएनयू से कम पैसे बीएचयू के छात्र देते हैं। अब वो कंपैरिजन दिल्ली और बनारस का लिमिट कॉस्ट बताऊं फिर मैं दिल्ली में, हार्ट ऑफ दिल्ली में पब्लिक मनी है। 28 साल का अध्यक्ष, कमाई 28 रुपए नहीं, और वो आजादी चाहते हैं। पब्लिक मनी अगर छात्रों के पढ़ाई में इस्तेमाल
इस्तेमाल हो रही है तो क्या हो रही है ना? हाँ, हो रही है और पढ़ाई हो रही है। उसका इस्तेमाल करेंगे। भुखमरी से आजादी चाहते हैं, नहीं, सब्सिडाइज राशन खाते हैं जेएनयू के मेस में बैठकर। जेएनयू एक ऐसा स्पेस है जहाँ की जिसकी आप चाहे इतनी आलोचना करें, लेकिन वहाँ मैं स्पेस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ और वैचारिक बिल्कुल वो आजादी है, पर ये किस बात की होली? ये किस बात की होली? आरोप मुक्त हो गए, राजनीति कर रहे हैं ना छात्र भी। राजनीति तो है, राजनीति है ना, राजनीति है और राजनीति के पॉजिटिव मीनिंग भी है, नेगेटिव मीनिंग भी है। तो छात्र राजनीति करेंगे, राजनेता अब शायद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लें। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों पूरे देश में जो छात्र जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो लगातार, मैं वो बड़ा सवाल भी उठाने वाला हूँ, पर मैं एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल उठा रहा हूँ बद्री बाबू। नहीं, मैं मतलब एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। एक आदमी, कोई भी माता पिता भी देख रहा हो, वो क्या मैंने अपने बच्चे को ये राजनीति करने के लिए, खामखा की होली मनाने के लिए भेजा है? जेएनयू में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो एक खास इस समय क्राइसिस से जेएनयू गुजर रही है। जेएनयू का ब्रांड नेम क्राइसिस में आ चुका है और वो समस्या स्टेट ने खड़ी की है और उसके खिलाफ ये छात्र लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई की जीत की होली है। सरकारी रेवड़ियां गप करते हैं, सरकार वो गप नहीं करना है। और क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, सब्सिडाइज एजुकेशन मत लीजिए। हिंदी के कवि की बात, नागार्जुन की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। वो कहते, उनको एक बार अवार्ड मिला तो लोगों ने कहा भाई सरकारी पैसा आप क्यों ले रहे हैं, आप तो कम्युनिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार का पैसा नहीं, ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा हम ले रहे हैं। तो जनता के पैसे पे आप मौज उड़ाएंगे? तीनों टाइम खाना खाने को मिलेगा? मौज उड़ाना नहीं है, तीनों टाइम खाना मिलेगा। बात करेंगे भुखमरी से आजादी? नहीं, वो बात देखिए, खाना खाने से ही खाएंगे नहीं तो फिर विचार पैदा कैसे होगा? खाने और विचार बूढ़े हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, बैठे बैठे राजनीति करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है। जेएनयू से ये एक बड़ा खतरा है कि नहीं? जेएनयू से कितने बड़े लोग पैदा बिल्कुल निकले हैं, कितना कंट्रीब्यूट किया है जेएनयू, आज भी कितना। प्रकाश काराट और सीताराम येचुरी थे तो वो यूनिवर्सिटी टॉप भी कर रहे थे साथ साथ। तो ये भी अरुण जेटली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे, वो टॉप भी कर रहे थे। यहाँ राजनीति ज्यादा हो रही है। मेरा मूल सवाल ये है, लड़के जो दोनों आज छूटे हैं, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द सोशल साइंस, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आप इनके टीचर से पूछ लीजिए। कन्हैया बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि ये लोग खराब स्टूडेंट हैं। दे आर वेरी, यही फर्क है और जगह पॉलिटिक्स में और जेएनयू के पॉलिटिक्स में। जेएनयू में पॉलिटिक्स करने वाला पढ़ाई लड़ाई साथ साथ का मामला है और जगह पर राजनीति हावी है। राजनीति है, हावी है, अलग शब्द। सिक्के का दूसरा पहलू राकेश, राजनीति पॉजिटिव भी है। मुझे ये बताइए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलते हैं, अभी हम जेएनयू गए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चलते हैं। क्या देश में इतनी भी आजादी नहीं होगी कि मैं किसी पर तंज कस सकूं? संघ पर अगर तंज कस रहे हैं आईसा के छात्र, तो क्या एबीवीपी गुंडागर्दी करेगी? ये छात्र हैं या गुंडे हैं? ये सवाल पलटकर क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? संदीप जी, लोकतंत्र में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और विरोध का तरीका हो सकता है, लेकिन एक संविधान की छोटी सी बात जो संविधान निर्माताओं ने रखी है कि अभिव्यक्ति की आजादी पब्लिक मॉरलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि आप ऐसा कुछ काम करते, मैं आजादी के नाम पर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे आपको उत्तेजना हो और फिर वो हिंसात्मक रूप ले ले, तो ये तय कौन करेगा? उत्तेजित तो हर एक आदमी का एक लेवल होता है। मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मेरे हल्के से सवाल को भी एक कटाक्ष के तौर पर लेकर आप मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ सकते हैं, और मैं बुरे से बुरा सवाल भी पूछूं, आप मुस्कुराकर उसका जवाब भी दे सकते हैं। ये सीमा रेखा, संयम की सीमा रेखा आप एकदम ठीक कह रहे, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं। सफदर हाशमी की जब हत्या हुई थी तो एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप उन पर इसी तरह का नुक्कड़ नाटक करने आया था। हत्या कांग्रेस के लोगों ने की, आरोप आरएसएस पर लगा रहे थे। मैं 84 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, दंगा हुआ था, पीयूसीएल की रिपोर्ट जारी हो रही थी और हिंदू कॉलेज के ऑडिटोरियम में बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा जा रहा था। तो देखिए, अगर यदि संघ का विरोध करना ही है, संघ इतना कमजोर हो गया है राकेश सिन्हा, तो संघ इतना कमजोर हो गया है कि एबीवीपी की लाठी की जरूरत पड़ गई। मेरी दो बातें सुन लीजिए संदीप जी। वास्तव में बता रहा हूं क्या है जो आप जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों की बात कर रहा हूं। हमारे मित्र बद्री नारायण जी बैठे हुए हैं, यदि मैं गलत बोलूंगा तो खंडन कर दें। कि एक बात यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, जब से बना तब से लेकर ये एनडीए रेजिम को हटा दीजिए, तो क्या विरोधी विचारधारा को, वैकल्पिक विचारधारा को ईमानदारी से बता दें, कोई वैधानिक लेजिटिमेट स्पेस दिया गया?
इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आप इसे एकेडमिक वो डिबेट एक मत बनाइए। विचारधारा राकेश का सिन्हा, अधिपत्य बना रहा है। आप घुमा रहे हैं मेरे सवाल को। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। एबीवीपी के ये कार्यकर्ता, जी। अरे एक नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक का एक अपना फ्लेवर होता है, कलेवर होता है। अब वो वहां पर गुंडागर्दी करेंगे, मैं नुक्कड़ नाटक भी नहीं कर सकता। देखिए, मैं साफ कर रहा हूं, यदि नुक्कड़ नाटक का और व्यक्ति की आजादी का उपयोग, मैं अगर 10 जनपद के पास जाकर कोई ऐसी बात करूं जो सोनिया गांधी नहीं, के ऐसा क्या कर दिया? पर हनन होगा, ऐसा क्या कर दिया तो आयशा ने? वो तेजी नहीं होगी। ऐसा क्या कर दिया आयशा ने? आप जिस ढंग, अरे आप देखिए नुक्कड़ नाटक को देख लीजिए, जो भी संघ का व्यक्ति देखेगा उसको उत्तेजना पैदा होगी। हाँ, आप गलत आरोप लगाएंगे। मतलब एबीवीपी संघ है, विमर्श कीजिए, नाटक भी एबीवीपी संघ का हिस्सा है, एबीवीपी संघ का हिस्सा है। इस बात को तो आप हमेशा नकारते आए हैं। हिंसा को तो मतलब एबीवीपी संघ का हिस्सा है, जिस बात को हमेशा नकारा जाता है। एक मैं इनका देखिए संदीप जी, ये नुक्कड़ नाटक करने वालों का उद्देश्य यही था कि ऐसी स्थिति पैदा कर दे, ऐसी घटना घटे और फिर समाचार बने। वो एक दिवस कर रहे हैं। तो आप मौका क्यों देते हैं? समाज में एबीवीपी पैदा करने क्या संघ संयम नहीं सिखाता है? एबीवीपी वालों में संयम नाम की चीज भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, यदि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। यदि आपको अधिकार हो प्रोटेस्ट किया, तस्वीरें दोबारा से दिखाऊं मैं? प्रोटेस्ट करने का मैं तस्वीरें दोबारा दिखाते हैं। मैं आपको तो अधिकार है गाली देने का, मुझे अधिकार नहीं अपने आप को बचा कर रखने का। हाँ। आप यदि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, संदीप जी लास्ट बंद की प्रोपेगेंडा करेंगे, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है उस प्रोपेगेंडा के तो खिलाफ? धक्का मुक्की लात घूसे चलेंगे, तो धक्का मुक्की और लात घूसे चलेंगे अब सरेआम सड़कों पर। अगर मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती तो यानी कि राकेश सिन्हा मैं आपका कॉलर पकड़ सकता हूं। नहीं, मैं कहता हूं कि यही हो गया है ना, दोनों तरफ से ये हो रहा है। चाहिए दोनों तरफ से ये हो रहा है। यही तो आज की ये विडंबना है। ये वामपंथी संगठनों की ट्रेनिंग ही है, हिंसात्मक। दोनों तरफ से हो रहा है, ये दोनों तरफ से हो रहा है। ये लेफ्ट की तरफ से भी हो रहा है। किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन अनुपम खेर आएंगे। एक बात और सुन लीजिए कि जब अधिनायकवादी समय आता है तो व्यंग भी मुश्किल हो जाता है। व्यंग करते हैं, हंसना भी मुश्किल हो जाता है। नृत्य नाटक याद करिए। तो क्या ये भारत में ऐसा समय आ गया है जब हंसना भी मुश्किल हो गया है, व्यंग करना भी मुश्किल हो गया है, बोलने की आजादी? और व्यंग में अगर राजनीतिक मंशा या साजिश हावी हो रही हो तो इस तरह का विरोध भी होंगे। राजनीति का आलोचना तो राजनीति का आलोचना होनी चाहिए। व्यंग में अगर राजनीति का आलोचना है, आप मार्क्सिज्म, जैसे अब ये हमारे राकेश जी आलोचना कर रहे हैं कि भाई आपने स्पेस नहीं दिया, लेकिन वो हमें भी कहने का अधिकार है कि हम भी आलोचना करें कि आरएसएस बीजेपी की पॉलिटिक्स कैसे एक गलत जगह पर देश को ले जा रही है। तो दोनों को छूट होना चाहिए। फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, व्यंग हो सकता है, हास्य हो सकता है, कविता हो सकती है, नाटक हो सकता है, लेख हो सकता है। तो आप हमारी अभिव्यक्ति की आजादी देखिए नारायण जी एक मैं आपको बस एक सवाल का अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़। ये हम आपको मुक्तिबोध ही कविता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपकी बात सुन लिया। कन्हैया छात्र नेता हैं, वो भाषण दे रहे थे, सारे टीवी चैनल्स दिखा रहे थे। उन्होंने जेएनयू के एक छात्र के नाते उन्होंने जो एक गलत तथ्य पूरी दुनिया को बताया कि गोलवलकर मुसोलिनी से मिले थे और वहां जेएनयू में बैठे हुए टीचर्स तालियां बजा रहे थे। मैं संघ का हूं, पर ये काली टोपी कब से आई? मुसोलिनी से नहीं मिले। ये काली टोपी क्यों आई? संघ की गोलवलकर संघ की काली टोपी क्यों आई 1930 में? पोषक हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होती। 1930 में संघ की टोपी क्यों आई? दुनिया को बता रहे हैं तो आप रंग क्यों बदला गया? काली टोपी 1930 में क्यों आई? वापस लो। राकेश सिन्हा, 1930 में काली टोपी क्यों आई? ये मेरा ज्ञान प्रदान कर दीजिए। 1930 में आई ना काली टोपी। देखिए काली टोपी, अरे किसी का जन्म यदि 1930 में हुआ तो हिटलर उसके लिए जिम्मेदार है। अरे अब जिस व्यक्ति का जन्म 1930 में हुआ है मुसोलिनी और हिटलर के बच्चे, ये तर्क नहीं है। प्रभाव आए, हिटलर के प्रभाव आए, ये मानने में क्या हर्ज है? यहाँ पर संजय झा मुझे एक चीज बताइए। अरे ये दरअसल दोनों मैंने तस्वीरें अभी तक पेश की है कन्हैया ने जो झूठ बोला दर्शकों के सामने। मैंने आपके चैनल पर कहा था यदि कन्हैया अपनी बात साबित कर देगा तो मैं प्रोफेसर से इस्तीफा दे दूंगा। शिक्षण संस्थान, मैंने न्यूज 24 पर कहा था। कन्हैया ने अभी तक अपनी बात वापस नहीं की। बौद्धिक ईमानदारी है तो अपनी बात वापस करे। ठीक है संजय झा, मुझे एक चीज बताइए। दोनों तस्वीरें मैंने यहां पर अपने दर्शकों के सामने पेश की हैं। जेएनयू में क्या हो रहा है, वाम खेमे वाले क्या कर रहे हैं, दक्षिण पंथी क्या कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी मैंने तस्वीर दिखाई। दरअसल एक लाइन में कहूं, थोड़ी सी हल्की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं पर मजबूर हूं। क्या शिक्षण संस्थानों का भट्टा बिठाने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है?
कि मोदी विरोधी मोदी समर्थक में अब कैंपस में खेमेबाजी होने लगी? क्या ये आलम हो गया है 2016 में 28 मार्च को 18 मार्च को? संदीप जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गहरा मसला है। आप यदि इस पर एक ट्रेंड देखिएगा तो ये आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ था, एफटीआईआई पुणे में हुआ है। ये सब जाने माने बड़े प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं हमारी शिक्षा के। हैदराबाद में हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखिए, जेएनयू के देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। इंडियन हैदराबाद में जाएंगे, जेएनयू में जाएंगे राहुल गांधी, देश में और जो समस्याएं हैं उनके लिए कहां जाते हैं? एक बात बताए आपको, हाँ। रोहित वेमुला का जो मसला है, दलितों पर जिस तरीके का एक योजना बना के जैसे हमला किया जा रहा है, ये जो आप ये एक से आपने जेएनयू पहले से ही अखिल भारतीय एक टाइटल जो दे देते हैं ना, दिक्कत यहाँ पर है संजय झा, दिक्कत यहाँ पर है। रोहित वेमुला एक छात्र नहीं, वो एक दलित छात्र है। कहते हैं रोहित वेमुला एक छात्र नहीं, एक गरीब घर का लड़का नहीं, वो दलित है। पहले दलित लगाना और संज्ञा देना जरूरी हो जाता है। उमर खालिद मुसलमान है, यही तो राजनीति हो रही है। एक मिनट हाँ। नहीं, एक मिनट, आप ये बात समझिए। इसको मैं राजनीति नहीं, इसको मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी और समाज को खांचे में बांट रहे हैं आप। देखिए, हर आप जरा मुझे जरा बात बोलने तो दीजिए। आज यदि आप देखिएगा तो जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस विचारधारा को पहले गुप्त तरीके से और आज खुलेआम उनको हर संस्था में घुसा रही है, ये खतरनाक एक वातावरण होगा। तो ये आप भी तो सांप्रदायिक उसको रंग लाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देखिए, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इसे रोके। अब आपको मैं एक उदाहरण समाज को अलग अलग संज्ञाएं देकर समाज को बांट डालें। एक दलित, एक मुसलमान, एक ओबीसी, इस तरह की राजनीति करेंगे। छात्र को छात्र क्यों नहीं रहने देते? एक बात बताएं आपको, हाँ। भारत की खूबियत है हमारी विभिन्नता, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति तो ये डिवाइडेड रूल हो गया ना। आप यहाँ एक छात्र समाज को बांट दो। आप एक मिनट संदीप जी, एक मिनट सुनिए तो जरा। हाँ। मैंने गिना था, राकेश सिन्हा जी ने दो तीन बार बोला संविधान। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और दर्शक भी शायद ये पूछना चाहेंगे, कि जब मोहन भागवत जी आके बोलते हैं, एक बार नहीं 50 बार बोला है उन्होंने कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो लोग यहाँ रहते हैं वो सब हिंदुस्तान या हिंदू हैं, क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? क्या ये संविधान का विरोध नहीं है? क्या ये देशद्रोही वाक्य नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि एक पाखंडी राजनीति हो रही है आज दोनों तरफ से। क्या आप ये मानने को मानने के लिए तैयार? दोनों तरफ से पाखंडी राजनीति हो रही है संजय झा। आप तो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। यू मीन यू आर अ पब्लिक स्पीकर, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, आप मुझे ये बताइए, दोनों तरफ से नहीं हो रहा क्या ये? तो देखिए, मैं संदीप जी यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये मैं समझता हूं लंबे दौरे का इनका ये योजना रहा है। आज इनको लगता है कि मोदी जी वहां 2019 तक हैं, तो जितनी जल्दीबाजी में ये हमारे शिक्षा के, हमारे सूचना के, हमारे मनोरंजन के जितने संस्थाएं जो आम आदमी तक पहुंचता है, उस पर यदि इनका रंग आ जाए तो ये इसको प्रभावित करने में ये सफल होंगे। सच्चाई यही है। और विरोधी दल होते हुए हमें इस देश को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये आइडिया ऑफ इंडिया भी तो बदलता जाता है ना, सब अपनी सुविधा के अनुसार आजकल आइडिया ऑफ इंडिया, राष्ट्रभक्ति को परिभाषित करने लगे हैं। शाहनवाज हुसैन, मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। अनुपम खेर का क्या काम जेएनयू में? जब वहां पर वैसे ही तनावपूर्ण माहौल है, एक बहाना बनाकर फिल्म स्क्रीनिंग का लेकर बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, वो वहां पर राष्ट्रभक्ति क्या होती है उसकी व्याख्या करने लगते हैं। एबीवीपी के लोग वहां ताली बजाने लगते हैं। अखाड़ा बना दिया है, सियासी अखाड़ा बना दिया है क्या सरकार ने शिक्षण संस्थानों को? देखिए, जब देश को तोड़ने और भारत से आजादी का नारा लगाने वाले और देश को बर्बाद का नारा लगाने वालों को इजाजत है, तो क्या देशभक्ति का गान गाने वालों को और देश की बात करने वालों को इजाजत नहीं है?
जहाँ ये जहाँ कौन भी तय देश करेगा? के विरोध में बात होगी, मैं सेल्फ अटेस्टेड वहाँ कॉपी हो गया हूँ वो क्या? तय देश के लोग Nationalism? करेंगे। सर देखिए शाहनवाज संदीप भाई, जी, शाहनवाज भाई मुझे जी, शाहनवाज भाई मुझे देश ये के लोग बताइए, तय करेंगे। ये मुझे बताइए, अगर कोई कहेगा कि भारत के खिलाफ नारा लगाएगा तो भारत माता की जयकार का नारा लगाने का अधिकार हमसे कौन छीन सकता है? मतलब सेल्फ अटेस्टेशन होने लगी आजकल राष्ट्रभक्ति की भी। मैं खुद ही अपने ठप्पा लगा दूं देखिए कि मैं जहाँ राष्ट्रभक्त भी और दूसरा देखिए, देश जहाँ भी कार्बन, सुनिए संदीप जी, जहाँ भी कार्बन होगा वहाँ ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा ना। जहाँ देश विरोध की बात होगी वहाँ देशभक्ति पहुंचानी पड़ेगी ना। जहाँ देश को तोड़ने की बात होगी वहाँ देश जोड़ने की बात करनी होगी ना। अनुपम खेर को संदीप जी आपको भी जाना चाहिए। हर इस देश से मोहब्बत करने वाले को जाकर जेएनयू में भारत माता की जयकार का नारा लगाना चाहिए। वहाँ बहुत प्रदूषित किया है माहौल, तो जहाँ प्रदूषण होगा तो वहाँ पर जाकर भारत माता की जय कह रहे हैं, इसमें क्या इतराज है? शाहनवाज जी कभी आप ये भारत माता की जय, ये अपने आप में एक और जो विचार आ गया है। नहीं कहता कोई भारत माता की जय तो क्या मतलब वो देश विरोधी हो गया? विरोधी है जी। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, मैं नहीं कहता भारत माता की जय। देखिए मैं भारत की जय अगर कहूंगा। आप ये कह दीजिए किसी को भारत कहने पे ही एतराज हो, कहने जी मैं इंडिया ही कहूंगा, तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन भारत भारत है, और अगर किसी को भारत माता की जय कहने में एतराज है तो ऐसे लोग चंद होंगे। शाहनवाज भाई, मैं अव्वल दर्जे का चोर डकैत लुच्चा आदमी काला बाजारी करता फिरूं, डाके डालता फिरूं और मैं कह दूं भारत माता की जय, मैं देशभक्त हो गया? यही हो रहा है ना। देखिए एक बात संदीप जी, सही बात, आप बड़ी बात पूछ रहे हैं। हाँ। जो देश के अंदर देश के अंदर गुनाह करता है, घोटाले करता है, करप्शन में जेल जाता है, बड़े बड़े स्कैम करता है, वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, नहीं तो अधूरी बात खुदा से जुदा कर देंगे आप, एक बिंदी ऊपर नीचे होगी तो। मैं जान रहा हूँ इस बात को। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना व्यक्तिगत विचार क्या करते हैं, लेकिन इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर जबान पर भारत माता की जय कहेंगे। मतलब मोहब्बत का इजहार करने के लिए भारत माता की जय कहना जरूरी है? अरे मोहब्बत के 1000 तरीके होते हैं शाहनवाज भाई। नहीं तो क्या कहें? क्या कहें? मतलब भारत एक ही माता की जय तरीका नहीं कहें? क्यों नहीं कहना चाहिए, ये मुझे समझा दीजिए। मतलब प्यार एक ही तरीके से करो। जब आजादी का क्या वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए? क्या भारत माता की जय नहीं कहनी चाहिए? छोड़ दीजिए क्या ना, भारत क्या का हो नाम गया? लेने में किसी को एतराज होना इतना चाहिए? बड़ा मसला क्या है इस देश में जहाँ पाकिस्तान के पक्ष में नारे लग रहे हो, जहाँ भारत के 1000 टुकड़े करने के नारे लग रहे हो, अगर अनुपम खेर और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ भारत माता की जय कर रहे हैं, इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है संदीप जी? इसमें तो संजय झा को भी खुशी होनी चाहिए। पर ये जो सियासत हो रही है, संजय मैं आता हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मेरा एक ब्रेक लेना होगा संजय, मजबूरी है, मैं आपसे शुरू करता हूं ब्रेक के बाद। लेकिन इस घमासान में, इस खामखा की पोस्चरिंग में क्या हमारे शिक्षण संस्थान बर्बाद हो रहे हैं? वो देश की नींव बनाने वाले हैं? अभी तक हमने चर्चा की है जेएनयू में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, क्या शिक्षण संस्थान मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों में बंटते जा रहे हैं? बड़ा सवाल जिसका जवाब अब मैं तलाशने की कोशिश करूंगा वो ये कि क्या शिक्षण संस्थान इस सियासत के चलते बर्बाद होने जा रहे हैं? क्या ये एक बड़ा खतरा है? ये खतरे की घंटी बज रही है क्या? लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशूं उससे पहले संजय झा मुझे ये बताइए, भारत माता की जय का जिक्र हो रहा था, कांग्रेस भी कह रही है भारत माता की जय कहना ठीक है, कहना होगा। अरे भारत माता क्यों कहें? ऐसी क्या मजबूरी है? भारत माता तो उनको एक डेटी, एक देवी रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, वही तस्वीर लगती है आरएसएस के मुख्यालय में भी। तो हम क्यों कहें भारत माता की जय? और आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं कि नहीं सारा का सारा देशभक्ति वाला वोट बैंक कहीं बीजेपी वाले ना हथियार ले जाए? संदीप जी, मैं यहाँ पर एक सफाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा है कि जबरदस्ती किसी को कोई चीज कहना पड़ेगा, ये गलत बात है। ये दिग्विजय सिंह ने कहा ना, महाराष्ट्र दिग्विजय सिंह का बयान खारिज कर दीजिए। किया था नहीं, हाँ तो हाँ खारिज कर दीजिए ना कि गलत कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। इस बात का विरोध करते हैं। नहीं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं चलता है सर। ये आंख मारकर यू गेट माई मैसेज, ये वाली राजनीति नहीं चलेगी। मुझे कहना है सीधा कहिए ना। 15 सेकंड नहीं, मुझे
मैं आपको कांग्रेस पार्टी का एज एन ऑफिशियल प्रवक्ता मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं जो मोहन भागवत ने कहा कि हर यूनिवर्सिटी में जाके हर छात्र को भारत माता की जय कहना पड़ेगा वरना आप देशद्रोही हैं या आप देशभक्त नहीं है। बिल्कुल गलत है, यह नकारात्मक है और ये हमारे संविधान के विरुद्ध है कि किसी को आप जबरदस्ती कुछ बुलाइएगा। जैसे आपने खुद ही कहा सदन से निलंबित कर दिया गया, विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। जिंदाबाद कहे यदि एक विधायक को, आप तो बॉम्बे से ताल्लुक रखते वारिस हैं। पठान और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर यदि उस पर बातचीत करना चाहते हैं तो कोई अलग विषय है। ओवैसी जी और मोहन भागवत नहीं, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन करते हैं ना, समझौता है। आप ही लोग आधिकारिक प्रवक्ता है, आप खारिज कर देंगे। आपके महासचिव कहेंगे नहीं 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 ठीक कहना चाहिए। ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन हो गई ना। आप लगातार 25 साल से हम यही कह देखिए मैं साफ तरीके से कह रहा हूं कि देखिए जब मोहन भागवत ने कहा तो उनका लक्ष्य और उद्देश्य क्या था ये सब लोग समझते थे। जो जानते हैं, जो मीडिया में आप जानते थे कि उनका ये लक्ष्य क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ही एक विरोधी पार्टी के जो उसमें कूद गए और उन्होंने कहा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए इन सब लोगों को धार्मिक ध्रुवीकरण करने से इनको लगता है कि इनकी कट्टरपंथी राजनीति को कुछ न कुछ तरीके से इनको लाभ मिलेगा। अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी ने फिर इससे कहा, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि हम इसका खंडन करते हैं। किसी को जबरदस्ती किसी भी चीज को बोलवाना गलत है। यह प्रजातंत्र और लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपका प्रश्न है कि आज हमारा जो वातावरण हो रहा है संस्थाओं में और शिक्षा में, मैं आपके जैसा, मुझे लगता है आप भी, हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं और जब हम लोग पढ़ते थे तो सबका कोई ना कोई राय होता था, अलग नजरिया हो, विभिन्न तरीके के सोच हो। अब इस पर यदि आप पाबंदी लगाइएगा तो ये क्या प्रजातंत्र होगा? ये क्या प्रजातंत्र है? शाहनवाज हुसैन से ये सवाल पूछता हूँ। संजय झा, क्या हम देशद्रोही हैं? जी शाहनवाज भाई, आप मुझे ये बताइए, देखिए आपने इतने मंत्रालय संभाले हैं, आप सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, सुनिए तो, आप सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जो लोग आपको अच्छी तरह से जानते नहीं है उनको भी मैं समझा दूं ना, न जाने कितने मंत्रालय आपने देखे हैं। ये सरकार चलाने का ये तरीका है क्या? आप असहिष्णुता को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं क्या? आपकी सरकार, मैं आप जब कह रहा हूं तो शाहनवाज भाई वो आपकी सरकार के लिए सवाल है। देखिए संदीप जी, हमारी आलोचना कीजिए, बीजेपी की आलोचना कीजिए, संघ की आलोचना कीजिए, प्राइम मिनिस्टर की आलोचना कीजिए, लेकिन सब बर्दाश्त है, लेकिन भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं। विचारों की आजादी हो सकती है, आप हमारी जितनी आलोचना करना है कीजिए, आप तो करते ही रहते हैं। पिछले 60 साल से जब से संघ और बीजेपी की आलोचना करके लोग सेकुलर बनते हैं। आपकी सेकुलरिज्म की पहचान क्या है? सिर्फ बीजेपी को गाली देना, संघ को गाली देना, सेकुलर हो जाना। कोई भारत के मुसलमानों के लिए कोई फलाह बहबूद का कोई काम तो किया नहीं किसी पार्टी ने। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, तो इस वजह से कहती है कि आपने हुकूमत से राजनीति में आपके सेकुलर होने का एक ही पैमाना है। एक मिनट, एक ही पैमाना है संदीप जी, एक ही पैमाना है कि बीजेपी और संघ को, एबीवीपी को गाली दीजिए, लेकिन हम स्वीकार करते हैं आपकी हर गाली सर माथे पर रखते हैं, लेकिन भारत माता का अपमान स्वीकार नहीं है। उसके लिए हमें जो लड़ाई लड़नी होगी, हम जमीन पर खड़े होकर लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जहां लड़ना होगा वहां लड़ेंगे। नहीं, लेकिन भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये यूनिलैटरल अप्रोच है ना शाहनवाज भाई, समझिए मेरा। नहीं तो कैसे हो जाएगा? ये यूनिलैटरल अप्रोच हो गई। एक यूनिवर्सिटी खड़े होकर कहें कि भारत के हरदार टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? वरना आप देश विरोधी हो गए। ये तो वो वाली विचारधारा नहीं, ये नहीं है। या तो मेरा कह रहे हैं वरना आप देश के विरोध में, क्या कानून से देश चलेगा कि नहीं? कानून क्या संविधान आप बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में इस बात की इजाजत है? कहाँ लिखा है संविधान लगाने वाले में भारत माता की जय कहना होगा? खिलाफ नारे लगाने वाले कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है मैं देश की आलोचना नहीं कर सकता, देश की संविधान के बारे में अपने गुस्से का इजहार नहीं कर खिलाफ सकता? नारे लगाने वाले को फूल माला पहनाया जाए? आप इस बताइए, देश के खिलाफ नारे लगाएंगे, भारत के 1000 टुकड़े की बात कहेंगे और हम जाकर वहां भारत के पक्ष में नारे लगाएंगे, तो आप कहेंगे आप क्यों जाते हैं? ये कैसे होगा? संदीप जी नहीं, ये बताइए भारत माता की जय कहाँ लिखा है संविधान में? कहना होगा, जरूरी है।
कहाँ ये लिखा है? अरे भारत माता की जय की बात 19 मैं कह रहा हूँ, क्या भारत के 1000 टुकड़े होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो नारा अदालतें लगाने तय की करेंगी, इजाजत है। वो अदालतें को तय करने दीजिए ना, वो तो केस चल रहा है। अदालत क्यों तय करेगी? पर इसमें क्या अदालत हमारे तय करेगी, education लेकिन हम system अपनी में तय बर्बाद नहीं होंगे। करेंगे। तो आप पहली नजर में हमें नहीं लगता कि कोई अगर मादरे वतन को गाली दे, आपकी माँ को गाली दे, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? कहेंगे अदालत में जाएंगे। इसमें और दिक्कत उसके क्या है? पक्ष में बद्रीनारायण? खड़े होने का अधिकार भी हमें देश की निंदा नहीं, इस कोई तरह भारत से के खिलाफ नारे लगाएगा। देश की बर्बादी के नारे क्या क्यों हम लगे? और वो क्यों क्या सहन देश की किए? निंदा? पहले ये बता सब दूं कुछ बर्दाश्त है, हमारी भारत- निंदा कीजिए, भारत माता की लेकिन जय। भारत को गाली देंगे ये बर्दाश्त नहीं हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। और क्या वो मैं आ राष्ट्रवाद रहा हूं नहीं है? संजय। क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, हम कहिए भारत ना, माता की जय ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहें। मान लीजिए हम कोई और फॉर्म में देश की तारीफ करें, तो वो भी तो एक तरीका है। तो पर देश के टुकड़े करें होंगे आजाद, नहीं, इस आप तरह की जो ऐसे भी बातें कीजिए। देश के टुकड़े ये करें। कैसे जायज है? 1000 टुकड़े देश करने ये की क्यों बात सहन किए? बेकार इसकी नहीं कोई है। भी वकालत अरे नहीं कर कहिए ना, सकता, जय हिंद कोई कहिए, डिफेंड नहीं कर भारत माता सकता। की जय कहिए, लेकिन ये एक मातृ रिएक्शन में वतन भी पैदा जिंदाबाद होता है कहिए, जब आप किसको देश के एतराज अर्थ है? को लेकिन ये हेमोजेनाइज कह कर देना कि लेते हम भारत माता हैं, की जय नहीं हेजेमोनाइज कर कहेंगे, लेते हैं, आप और कांग्रेस उस के पर नेता की जितने जयकार चोर, करेंगे तस्कर, वैसी लुटेरे, साथ। लेकिन भारत पैसे माता वाले, की जय नहीं शक्तिमान, कहेंगे। वो कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्र है और तुम राष्ट्र विरोधी हो, तो उनके फिर लिए सवाल कुछ खड़ा होता कीजिए है। ना। और कन्हैया के लिए तालियां बजाना या उमर खालिद या निर्माण के लिए, सुनिए, हाँ, इनके लिए ताली बजाने से मुझे बेहतर एक ये बात होगा कहने कि आप कहिए कन्हैया को, एक- अरे अगर भुखमरी गरीबी से इतनी परेशानी है, एक बात- वर्ण व्यवस्था से इतनी परेशानी है, तो गांव देहात में जाइए और उसके बिल्कुल, लिए लड़ाई एक कीजिए, बात कह उसके लीजिए। उन्मूलन में हाँ, अपना बस योगदान उसी दीजिए। बात पर मैं सुर्खियां ना बटोरिए, इसी पर आ रहा सारा हूं। वक्त तो स्टूडियो में बैठ कर इसलिए देने में लगा सबसे देते हैं। गरीब राज्य तो बंगाल है, ज्यादा जहाँ अधिकार कम्युनिस्टों गांव ने, के गरीबों का है, संदीप जी, उस हरचरना का है, जिसका गुण संदीप जी, हरचरना संदीप जी, गाता है, वो देश का अब गुण बीजेपी वो का गाता एक लाइन ले है, जो लीजिए। अन्न पैदा करता है, वहां तक पहुंचिए। तो जाइए ना, इन छात्रों को ये उत्साहित छात्र वहां कीजिए, जाना चाह- प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जेएनयू ये लड़ाई- कैंपस में बैठे राजनीति कर रहे हैं, ये लड़ाई वहां तक जाएगी। सब्सिडाइज खाना खा रहे हैं, देखिएगा आज शेख भी पेटरेज जिस तरह पे से- जी रहे हैं, जिस तरह से- जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। ये देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है। ये लड़ाई गांव तक जाएगी। तो छोड़िए और ना, गांव के लोग सारी इसमें स्टेट शामिल सब्सिडीज होंगे। को त्याग बस दीजिए, यहाँ पर ये सारी स्टेट सब्सिडीज त्याग मैं दीजिए, इसमें एक- आइए सड़क पर, देखिए, जमीन पर मैं आइए। आपको- देखिए, दूसरी बात ये है कि ये नहीं वहां जिस बैठकर तरह हीरो से- बने और स्टूडियो में इंटरव्यू नहीं, देते एकदम फिरे। सहमत हूं मैं आपसे, लेकिन जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट का दखल बढ़ रहा है, वो एक बड़े क्राइसिस की तरफ देश को ले जा रही है। इसको हमें महसूस करना होगा। राकेश सिन्हा, आप भी टीचर हैं, ये बड़ा सवाल, ये मैं आ रहा हूं शाहनवाज भाई। राकेश सिन्हा, बड़ा सवाल ये है कि शिक्षण संस्थान कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? सियासत इतनी हावी हो जाए कि पढ़ाई लिखाई के नाम पर भी सियासत सीखने लगे, करने लगे। देख संदीप जी, उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी मैं अभी कांग्रेस पर करूंगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने जो किया वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। एनसीपी का भी निर्माण कांग्रेस में कुछ वैचारिक मुद्दों को लेकर हुआ था और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेस ने 10 जनपद के राष्ट्रवाद के परिभाषा को और जेएनयू के प्रयोग को रिजेक्ट कर दिया है, कह दिया है कि तुम्हारे रास्ते से कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर सकती है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कांग्रेस के इतिहास में एक नया राजनीतिक छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर कांग्रेस के ने लिए। कहा तुष्टि आप तो बड़े भाई हैं, छोड़िए राजनीति तुष्टिकरण पर आधारित को। आप एक राजनीति- टीचर के तौर अच्छा, पर, आप मुझे मैं एक आता टीचर हूं। के तौर पर जवाब दीजिए। शिक्षण संस्थान बर्बादी के कगार पर तो नहीं जा रहे, भट्टा तो नहीं बैठाया देखिए, जा रहा। बद्री नारायण जी को ऐसा लग रहा है, इसका कारण है कि इन शिक्षण संस्थाओं में एक ही प्रकार के लोग, एक ही प्रकार के विचारधारा। अर्जुन सिंह जी ने किनका अपॉइंटमेंट किया, पूछिए बद्री नारायण जी से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, दूसरे की गलती ना गिनवाइए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल क्या है? नहीं, सर्वसमावेशी जिसकी योग्यता होगी वो अपॉइंटमेंट होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप इसको दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर त्यागी जी का संघ से, भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। मैंने उदाहरण दिया, देश के 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी की अनुशंसा से हुई है। आप उनके बायोडाटा को निकाल लीजिए, औपचारिक और औपचारिक तरीके से। दोनों का भारतीय जनता पार्टी संघ से संबंध नहीं है। ये माहौल लेकिन बन रहा है, उस पर आपकी टिप्पणी चाह रहा था। वामपंथी नहीं होना यदि अपराध है तो हम अपराधी हैं। वायलेंस है। और एक अंतिम बात, आखिरी सवाल, बात सुन लीजिए। आखिरी अभी मैं सवाल। संजय झा जी को सुन रहा था। संजय झा जी सुन लीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मेरी बात सुन लीजिए। संजय झा जी को सुन रहा था, ओवैसी के लिए ओवैसी जी, अब मोहन भागवत जी के लिए मोहन भागवत। अरे संजय झा जी, मोहन भागवत जी से आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, अब मोहन भागवत जी के बयान को मिसकोट मत कीजिए। मोहन भागवत जी ने कहा ओसामा बच्चों जी को भी भी कह भारत चुके माता हैं। बोलना सिखाना पड़ता है।
मैं शाहनवाज हुसैन, आखिरी सवाल मेरे पास वक्त की कमी है। बच्चों को भी माता पिता का आगे करना सिखाना पड़ता है। एक सामाजिक संगठन के मुखिया से और क्या आशा कर सकते हैं? सिर्फ वो समाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं और आप रास्ते को। आखिरी सवाल आपसे, 20 सेकंड का वक्त है। मेरे पीसीआर डायरेक्टर कह रहे हैं मैं थोड़ा सा ओवरशूट भी कर गया हूं। आपकी जिम्मेदारी है सर, आपकी सरकार है, जो कुछ हो रहा है हमारी शिक्षण व्यवस्था के लिए ठीक है क्या, या कुछ कॉर्स करेक्शन की जरूरत है? 20 सेकंड। देखिए, हमारी सरकार चाह रही है कि शिक्षण संस्था अच्छे से चले। संसद में जरूर उनको बहुमत नहीं है, हमारे विरोधियों को, लेकिन उन शिक्षण संस्थाओं में जो इस विचारधारा के लोग बैठे हैं वो उसको राजनीतिक अड्डा न बनाए, बच्चों को पढ़ने दें। हम सहयोग करेंगे। जहां तक कन्हैया की विचारधारा का सवाल है, कन्हैया के विचारधारा के लोगों ने बंगाल पे राज किया, तो बंगाल की हालत क्या है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा वहीं हो गई। तो सियासत नहीं होनी चाहिए, कम से कम शिक्षण संस्थानों को तो बख्श देना चाहिए, वहां पर सियासत ना हो। इसी उम्मीद के साथ शाहनवाज हुसैन, संजय झा, आपको पूरा वक्त नहीं दे पाया, माफी चाहूंगा। राकेश सिन्हा और बद्री नारायण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।